चलिए जी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आपका गुड मॉर्निंग सर। एबीएम का गुड एग्जाम मॉर्निंग अब सर। अब आपका एजीएम का एग्जाम गुड एग्जाम जो है मॉर्निंग बिल्कुल सर। सभी को गुड मॉर्निंग। एबीएम का जो एग्जाम है वो आपका कमिंग संडे में है। और अगर आप आज से भी शुरू करते हैं तो दो बेनिफिट हैं। एक तो हम मॉड्यूल सी पूरा कराएंगे ऑलमोस्ट लाइन टू लाइन विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और विद फिगर डायग्राम जो भी हो सकता है उससे। एक बात। दूसरा, आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है उससे पहले एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, जल्दी से बताइए। सैटरडे सैटरडे वाला सैटरडे मिल रहा है ना। यस सैटरडे मिलना बहुत बड़ी बात है, बिना छुट्टी के। उसको कोई रोक नहीं यस सकता। रोक नहीं सकता, रोक नहीं एग्जैक्टली। सकता, ठीक है। आप रुक जाए तो अलग बात है। तो उस नहीं सर। सैटरडे में हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल बी का रिवीजन होल डे, कम से कम 7-8 घंटा। ठीक है। तो आपके पास मौका है। फर्स्ट पेपर पास होते हैं तो मोटिवेशन रहता है। और फर्स्ट पेपर अगर 60 पे ले आते हैं तो बहुत बल्ले बल्ले है, क्योंकि 45 लाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है। मॉड्यूल सी आप पढ़ेंगे 5-6 दिन, हल्का सा रिवाइज कर लेंगे तो कोई जो क्वेश्चंस आते हैं एक दो को छोड़ के, मैं समझता हूँ अगर 12 से 15 मार्क्स आपके मॉड्यूल सी वाले सही हो जाएं, अटेम्प्ट तो आप 20 के 20 करेंगे, लेकिन 12 से 15 सही हो जाएं तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। लास्ट ईयर्स भी जब भी हमने क्लास ली है उसका बेनिफिट इमीडिएट मिला है, क्योंकि 5-6 दिन तक आप मेमोराइज रख सकते हैं। जो बात हम बोल रहे हैं, बुक अगर आपके सामने है, कहीं हमने किसी पे एम्फेसाइज किया तो आप उसमें एम्फेसाइज करें, जहां लिखे वन क्वेश्चन उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ यूट्यूब में भी लोग जुड़ गए, सभी का वेलकम है। और आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब वालों का भी एग्जाम अब अगले संडे ही है। आपका तो खैर बहुत समय से देख रहे हैं, यूट्यूब वालों को भी लग रहा है कि बहुत जल्दी उनका एग्जाम है। चलिए, तो क्लासेस के दौरान यूट्यूब वाले अपने कमेंट डाल दीजिए, बीच बीच में देखता रहूंगा, बट जो हमारे इंटरेक्टिव वाले हैं वो बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और एक और बात, मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन दे दूं और उसमें से आपके 20 क्वेश्चन आ जाए। ऐसा ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है सीआईबी के एग्जाम में, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप कोर हार्ट से बड़ी मेहनत से पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट हो सकता है बिना पढ़े ही पास हो जाए। पर पास होने के लिए, अगर आप पहले से पास होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने खूब मेहनत करके पास किया हुआ है सीआईबी। ठीक है। मतलब इवन पिछले बैच में भी 70 मार्क्स करके आए थे, तो वो भी आप लोगों के इसी तरह के क्लासेस वाले थे। ठीक है। और अपना एक्स्ट्रा जहां पर भी कुछ मिलता है तो उसके लिए हमने कभी मना नहीं किया, हम तो चाहते हैं आप पास हो जाए। ठीक है। चलिए शुरू करते सर हैं। हमारा सर जो टॉपिक है एबीएम वाला, एबीएम का सर सी मॉड्यूल का पहला टॉपिक। बोलिए, क्या कहना चाह रहे रिकॉर्डिंग सर। हैं। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक। सर बोलिए। सर मॉड्यूल डी भी यूनिट 28 से। मॉड्यूल डी में 1 या 2 यूनिट रह गई है, उसको हाँ सर। देखते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो आप जो अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं उसमें भी अच्छा कवरेज है मेरा एग्जाम का। ठीक है। ओके सर। ठीक है। मॉड्यूल डी में ऐसा है, जो हमने एनपीए वाला जो था ना हाँ टॉपिक सर। किया था, उसी का हाँ एक्सटेंशन है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, उसमें रिकवरी के रिकंस्ट्रक्शन है और हाँ ये सीडीआर एसडीआर जो था ना, हाँ सर। हाँ वो सब सर। चीजें हैं। तो मतलब वो ऐसी सर चीज है अभी हम लोग जो, जो मॉड्यूल कनेक्टेड हैं, सी आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ओके सर। ओके सर। अभी हम लोग मॉड्यूल अभी अभी हम लोग मॉड्यूल सी कर रहे हैं। ठीक है। सी करेंगे भाई सर। मॉड्यूल आज सी टू हमें सर भी करना केवल है। सी पढ़ा है। कौन सा, क्या कह रहे हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा जो पहली हमारी कवरेज है वहां आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बोरिंग जैसा, लेकिन
बेस यही है, अगर आप ढंग से समझेंगे तो ही आपको ये कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने एमबीए में एचआर पढ़ा है उनके लिए समझ थोड़ा हो सकता है कि ये सब कुछ थोड़ा सा आसान चाहो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिला, आई विल पे मोर फॉर द एबिलिटी टू डील विद द पीपल। मतलब दुनिया में सबसे भारी काम है किससे, लोगों से डील करना, ठीक है। देन अदर, मतलब अगर आप लोगों को हैंडल कर देते हैं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो हैं, और एक इन्होंने बोला रॉकफेलर। तो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन जो है रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करना, इसी को हमें इन चैप्टरों में सीखना है, ठीक है। तो ये बेसिक जो बात करते हैं, दे कंबाइन पीपल और साइंस, कौन, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना है, ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करना है, ठीक है। नॉट पॉसिबल फॉर द एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव सेम टाइप, और ये सब लोग क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो अलग अलग तरह को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए सबको अलग अलग तरह के लोग चाहिए, ठीक। जो बहुत वैसी बातें हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब ऐसा थोड़ा सा लिटरेरी बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसी पे वहां पर एम्फेसाइज करूंगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन, इग्नोरिंग वेरियस इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सोर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंस, इन सबको मिला के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क ओरिजिनली वाज ऑर्गेनाइज अराउंड द अवेलेबल एंड द रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो वो क्या बोलता है, जो भी अवेलेबल, अराउंड द अवेलेबल एंड रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस, इन सबको मिला करके जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द रूटीन वर्क इज हैंडल बाय द मशीन्स एंड पीपल। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर ज्यादा काम टेक्नोलॉजी से होता है, बट ह्यूमन की रिक्वायरमेंट तो है ही, थोड़ा सा परसेंटेज जो है वहां पर ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये जितने भी लोग आज नए नए आ गए हैं क्लास में, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक पे कंट्रोल रखिएगा। मुझे जब कहना पड़ता है कि माइक बंद करो, उससे थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्बेंस होता है, रिदम टूटती है, ठीक है। मैं आपके लिए काफी सोचता हूँ, मेहनत करता हूँ, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। कभी हम अपनी दिनचर्या की शेयरिंग आपसे करेंगे कि हमारी दिनचर्या कैसे बीतती है, ठीक। 10, द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो एम्प्लॉय आपके कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। मतलब लेबर नहीं चाहिए आपको, नंबर ऑफ लेबर, आपको क्वालिटी वाली लेबर चाहिए, ठीक है। बीइंग द मोस्ट डिफरेंशिएटर, ऑर्गेनाइजेशन आर रेडी टू पे सिग्निफिकेंट एक्वायरिंग टैलेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो सबसे ज्यादा जो है, जो डिफरेंशिएट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही बात कर रहे हैं, आप लोगों की, आपकी जो नजर है वो स्क्रीन पे रहनी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे रहना चाहिए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा इस बीच में भी आपको कुछ लगता है तो आप देख सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सर यूट्यूब देख लें, लिंक, हाँ बोलिए। यूट्यूब लिंक। यूट्यूब लिंक ग्रुप में कल भेज दिया था, नो सर। है? अरे देखा नो है, सर। देखो भेजा, भेजा पूरा मैसेज भेजा है क्लास का, नहीं मिला क्या? गुड एक मॉर्निंग मिनट रुको, सर। गुड मॉर्निंग। सर 5 मिनट में लेट हो गया सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे? टॉपिक है हमारा जो HRM का पहला यूनिट लिया है, 20 नंबर यूनिट, HRM का पहला यूनिट लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है। ये हमने कल बता दिया।
ये हमने लिंक भेजा था, फिर दोबारा भेज दिया है। चित्रा एंड उमेश कुमार, किसके वहां से आवाज आ रही है? अपना माइक बंद करें, ठीक है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल का वो बता रहे हैं, और इसीलिए हमारे सिलेबस में ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। हाँ, organization today have realized that they need to respond to change occurring in the, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आजकल एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे कंपटीशन का प्रेशर हो, चाहे बिजनेस को फैलाना हो, स्ट्रेटेजी बनानी हो, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन की बात हो, या इमर्जिंग मार्केट हो। इन सब चीजों की वजह से हम लोगों को बहुत ये चेंजेज हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत मतलब मान लिया है ऑर्गेनाइजेशन की भाई बहुत हमें प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। Their experience reveals that after due analysis, it is relatively easy to think and decide upon the response to a business or technology dilemma. But तो इसने बोला हुआ सब कुछ आसान है, बट डिफिकल्ट क्या है? बट द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन ए स्लो प्रोसेस और डिफिकल्ट टू वन। मतलब सोचना तो बहुत आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इन्होंने एक वैसी टास्क माना है, ठीक है। People management has been the most intriguing aspect of managing an organization all along. The organization have recognized its contribution in the total framework, but this aspect is also dynamic. Dynamic मतलब बार बार बदलता रहता है, that it does not seem to reach a level of, कभी भी stability इसमें आती नहीं है। तो पीपल मैनेजमेंट हमेशा क्या रहेगा? डायनामिक रहेगा, क्योंकि पीपल लोग केवल आपके जॉब वर्क बेस पे ही नहीं रहते हैं, अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने ग्लोबल में जो भी चेंज आते हैं तो वो उनमें आते हैं, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इन टॉपिक में से 2021 दो टॉपिक के ओल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत अच्छे लेक्चर बना रखे हैं, रिवीजन करने के लिए बेस्ट हैं। आप चाहें तो वहां पर भी रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। उसमें बुक को एक्सप्लेन ना करके बुक के कंटेंट को समराइज करके एक्सप्लेन किया हुआ है। That is of previous before 2 years, isn't sir? हाँ, 2 ईयर के हैं, बोर्ड पे बता रखे हैं मैंने, और बहुत अच्छे मतलब कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके बता रहे हो। उसमें आपका समय कम लगेगा, बट आपका वो कवरेज अच्छी मिलेगी इसमें, और रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा वो, ठीक है। द टेक्नोलॉजी, द सिस्टम एंड द सब सिस्टम और द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज टेंड टू गेट स्टेबलाइज्ड। हैं सर ओल्ड वीडियो आप ये बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, उनसे सीखने को मिलता है। हाँ, चलो, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है उस सेंटेंस के बीच में ना बोले आप, थोड़ा जब पॉज होता है तो उसमें बोले, ठीक है। मुझे लगता है कि आप कुछ पूछ रहे हैं। चित्रा, आपके घर से किसी बेबी की आवाज आ रही। One of the reason for this lies in its being different in nature compared to any other resources. तो ये नेचर ह्यूमन रिसोर्सेज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर रिसोर्सेज के अलावा। द अदर रिसोर्सेज आर पैसिव, वो जो भी है सामने दिख रहे हैं। सेंस ऑफ दे डू नॉट रिएक्ट, देयर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेड। कि मशीन खराब होने वाली है, हमको पता रहता है। अब इंसान यानी जो आपके एम्प्लॉय हैं, उसका दिमाग कब खराब होने वाला था हमें नहीं पता, कब अच्छा होना नहीं पता। ह्यूमन रिसोर्सेज नॉट डू सो, ठीक है। दिस रिसोर्स इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग to the treatment of given to it, and the response is not started or say standard। अगर ये कब होता है तो उसने बोला दिस रिसोर्स इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट गिवन टू इट। वो रिसोर्स कैपेबल होता है क्या? द रिस्पॉन्स इज नॉट to it, and the response is not standard or uniform. Even a slight variation can create waves। अगर आपने किसी को डील करने में थोड़ी सी ऊपर नीचे करी तो गड़बड़ हो जाती है। Ultimately, organizations exist for
प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड। तो वो बेसिकली अगर बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं किसके लिए? ह्यूमन नीड के लिए, ठीक है। मैन पावर ऑक्युपाई द सेंट्रल प्लेस, यानी मैन पावर ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, द पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ बातें क्यों हो रही हैं, ये सब बातें क्यों हो रही हैं? एन appropriate beginning to understand the fundamental of pupil management would be to appreciate the foundation of the organization. An organization is primarily a ramification of the fact that there is an interdependency implied in the satisfaction of needs individual alongside with the achievement of organizational objective. Organizational objective के लिए, ठीक है, जो नीड ऑफ इंडिविजुअल का सेटिस्फेक्शन, ये सब मिला के, और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की देखिए डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अटेन ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, किसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं? तो जहां पे कुछ लोग एक कॉमन गोल के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए साथ मिलकर आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन गोल को, कॉमन पर्पज, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडगर शेन है, इनकी आगे भी इनका नाम आएगा, एडगर शेन नाम सब। हाँ, इसमें इस मॉड्यूल में ये ध्यान रखना, जितने नेम आ रहे हैं उससे भी लेके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्होंने क्या किया या ये किसने किया। तो एडगर शेन ने बोला, एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेशनल कोऑर्डिनेशन of the activities of a number of people for the achievement of some common explicit purpose or goal। Means इसने बता दिया, उसी जो ऊपर वाली डेफिनेशन को था उसको टेक्निकली डिफाइन किया। क्या बोला उसने? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, जो हम काम कर रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन है, ऑफ एन, जो अलग अलग लोग मिलके काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन है, किस लिए? अचीवमेंट ऑफ फॉर सम कॉमन एक्सप्लिसिट पर्पज। एक्सप्लिसिट का मतलब मेरा बॉस के मन में क्या है, इसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरे बॉस ने जो मुझे बता रखा है, अब उसके मन में क्या है मुझे नहीं पता, तो इसलिए बोला हुआ एक्सप्लिसिट गोल। कोई आदमी अपने लिए तो छुप के काम कर सकता है, लेकिन अगर उसे किसी को काम कोई करवाना है तो उसे बताना पड़ेगा वो क्या चाहता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट पर्पज के और गोल के लिए कुछ लोग मिल करके उनकी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे ये काम कैसे होगा? थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शंस, लेबर और उनके कामों का डिवीजन करके, एंड थ्रू ए हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो जो लोगों का डिवीजन करेंगे उसमें एक बॉस होगा, उसका डिप्टी मैनेजर होगा, उसका मैनेजर होगा, ऐसे करके हायरार्की, उस हायरार्की के अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो ये साहब एडगर शेन ने, इसको स्पेलिंग को SCHEN शेन बोलते, ठीक है। एडगर शेन ने बोला ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन में लाना फॉर द एक्सप्लिसिट गोल और पर्पज, ठीक है, थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, थ्रू हायरार्की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये शेन साहब ने 1979 में डेफिनेशन दी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो आना है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, लोगों का मिलना साथ में, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल सेटअप। देयर इज ए गिवन गोल, अ स्ट्रक्चर, एक्सप्लिसिट रोल एंड रिलेशनशिप ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, whereas in the informal organization these aspect। अब देखो इसने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बात की है, ठीक है। हमारा घर है, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हम अपने घर में रहते हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो एक्सप्लिसिट हैं या इम्प्लिसिट?
बोलिए। एक्सप्लिसिट। हमारे यानी फैमिली में, सोसाइटी में जो गोल्स होते हैं वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होते हैं। क्यों? इम्प्लिसिट कल्चर में रचा बसा है, सबको पता है माँ बाप की सेवा करनी, कोई कहे ना कहे, बच्चों का ध्यान रखना है, इम्प्लिसिट है, कहे ना कहे। एक्सप्लिसिट ये हो सकता है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं कि अपने घर में बोल रहे हैं कि भैया यहाँ जो है सब लोग सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, फिर वो भगवान की प्रार्थना करेंगे, फिर वो 4 घंटे पढ़ेंगे, ये इस एक्सप्लिसिट बनाए जा सकते हैं, बट इम्प्लिसिट भी होते हैं। बट ये जो हमारा परिवार है, ये हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इनफॉर्मल, यानी Implicit. यहाँ सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रूल बनाने की, सर्टिफाइड करा के साइन कराने की जरूरत नहीं है। बट एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? फॉर्मल कैटेगराइज्ड है। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं उसमें कि एक फॉर्मल सेटअप होता है। ठीक है, वो वहां बैठेगा, वहां बैठेगा, उनको गोल दिए होते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, एक्सप्लिसिट रोल्स होते हैं, रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेयरेज एंड इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? दीज एस्पेक्ट इवॉल्व्स एज ए आउटकम ऑफ द ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस जो कर रहा है उसका रिजल्ट आ रहा। इन ए फॉर्मल सेटअप, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मल सेटअप और इनफॉर्मल सेटअप से। ठीक है, द एक्टिविटीज, प्रोसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डॉक्यूमेंटेड टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। अब डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है, आप आएंगे तो पहले आप लॉग इन करेंगे, फिर थंब लगाएंगे, एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, और उससे यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रोच, हर एक का काम करने का अप्रोच क्या है, कैसे वो कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंटली, हमेशा ऐसा ही हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी रहती है। इट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन इन साइज एंड शेप, दो टू मच स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समटाइम क्रिएट स्ट्रक्चर। और जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो फॉर्म है वो कभी कभी रिजिडिटीज होता है। जैसे आपको पता है कि आपके जो बड़े बड़े बैंक हैं वहां पे कुछ भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से जाएगा ब्रांच में एजीएम, आरएम, जेडओ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, वहां से जरा सी बात हो जाएगी वो लिख के आएगा, फिर जाएगा। तो जब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, टू मच स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जहां होती है वहां प्रॉब्लम भी आती है, रिजल्टिंग इनटू स्लो डाउन एंड डिसीजन। जो बताया हमने कि भैया क्या हो रहा है, कि स्लो डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हेरा फेरी हो रही है। ठीक है, रंजन श्रीवास्तव जी लिखते हैं, वी हैव फुल फेथ इन कमल लाइक जेआईबी, वी विल डेफिनेटली क्लियर जेआईबी विद गाइडेंस। क्योंकि आईबीएफ तो सर से ही क्वेश्चन सेट कराते नहीं। चलो बहुत बढ़िया। रीमा बजाज, आज मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, कहाँ थे आप? आंसर करिएगा। चलो, और जिन लोगों का लाइक डिसलाइक बचा है वो लाइक डिसलाइक पूरा कर दो। तो हम लोग, आपसे सुनना चाहूंगा अभी 5 मिनट पहले क्या पढ़ रहे थे? ये मत बोलना एचआरएम पढ़ रहे थे, जल्दी से बोलिए। अभी तो हम उसके हाँ। पहले फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते समय हम सेजन, एडगर सेन साहब की को हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा पढ़ है। के और आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि यही सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे सिलेबस को आगे एक्सप्लोर करती जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग फ्रॉम द डेफिनेशन, जो ऊपर की डेफिनेशन है, we can see there are two interdependent aspect. One about the people, लोगों को लाना है उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक लोग और दूसरी उनकी एक्टिविटी। ठीक है, टू स्ट्रीम ऑफ थॉट हैव डेवलप्ड वन। पहली थॉट क्या है? on how to organize these activity most systematically and analytically so that specificity in the work process and operation can be brought about। मतलब कि मोस्ट सिस्टमेटिकली और एनालिटिकली इस एक्टिविटी को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और दूसरी वाली क्या कहता है, हाउ टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल रिलेशन। भाई वो तो क्या है, एक्टिविटी को करना है, दूसरे में बोलता है लोगों को
तो दो ही बातें, क्या करना है, किनसे करवाना है, सिंपल बात। ऑर्गेनाइजेशन में दो ही दोगे, वो एक्टिविटी करनी है उसके लिए और ये करवानी इनसे है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला हुआ अंडरस्टैंड इंडिविजुअल रिलेशन टू ए गिवन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क क्या है। वर्क वो है जो एक्टिविटी आपको किन्हीं इंडिविजुअल से करानी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंडिविजुअल रिलेशंस टू ए गिवन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क। तो वर्क का मतलब क्या हुआ, गिवन एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल रिलेशन से, ठीक है, वो वर्क है। ऑब्वियसली एनफ थिंकिंग हैज डेवलप्ड बोथ दीज स्पेयर्स। तो कौन से दो स्पेयर्स हैं हम लोगों ने अभी पढ़ा, कौन से दो स्पेयर्स हैं? पीपल एंड वर्क, पीपल वर्क, एक्टिविटी, एक्टिविटी। और एक्टिविटी को जब इन लोगों से जोड़ देते हैं तो उसी को हम डिफाइन करते हैं वर्क। वर्क, ठीक है। ऑब्वियसली एनफ ठीक हो गया। तो दो स्पेयर्स में ना ओवर द इयर्स में काम चलता रहा, ठीक है। अफेक्टेड ईच अदर ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ देयर एसोसिएशन एंड इंटर। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंस है और एसोसिएट, ठीक। चलो अब उसके बाद क्या हुआ, दीज टू पर्सपेक्टिव कैन बी सीन द वर्क ऑफ रॉबर्ट ओवेन। ये चाहे तो बीच बीच में जो नेम आ रहे हैं आप क्या करें, मतलब अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो बगल में कॉपी में लिखते जाएं और उस नाम के आगे 2-3 लाइन छोड़ते जाएं, उस नाम के आगे 2-3, जितना अभी लिख पाए ठीक है, क्योंकि कम से कम 20 नेम आएंगे। 20 नेम आएंगे तो 20 में से नेम अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं सर एक तो रॉबर्ट ओवेन। हाँ अभी जो ऊपर वाले पढ़े थे वो सब एडगर का है ना पूरा, अभी नहीं, तक जो पढ़े? एडगर ने तो नहीं, एडगर का नहीं, एडगर ने तो एक डिफाइन किया था कि लेबर का फंक्शन, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और उनका कोऑर्डिनेशन सब कुछ है, ठीक है। सर हाँ उसमें भी एक्टिविटीज पीपल का है ना सर, कैसी? उनका डिफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन है उसमें भी एक्टिविटीज एंड पीपल का रिलेशनशिप है। हाँ है, अभी ये मैं इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, है ये देखो, यहाँ पे देखो, इसने कहा उसी को जो, एलिब्रेट किया हाँ होगा सर। हाँ उसी को थोड़ा एलाबोरेट उन्होंने कहा, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि जो हम समझे हैं अपनी बात को, एडगर साहब ने उसको बहुत सिस्टमेटिकली डिफाइन किया है बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत पेशेंसली बैठना पड़ेगा, ये वो टॉपिक नहीं है हवा में चलेगा ना, ठीक है। तो बहुत पेशेंसली बैठिए, टाइम निकालिए, घर वालों को बोलिए अब संडे वनडे सब गए हमारे, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है जब ये क्लास होगी तो जो ओल्ड लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए हुए लेक्चर है उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिवीजन होगा, सॉलिड वाला। उसके बीच में थोड़ा सा लैग है, ऐसा है? मतलब कुछ गैपिंग है? जी जी जी, हाँ वो तो इसलिए होती है, बताता हूँ। जब रिकॉर्ड करते थे ना हम पहले, तो ओके वो कैमरा बंद हो जाता था, हमें कभी कोई पता नहीं ओके लगता था, ओके ओके सर, वो बीच में ओके गैप आ जाता था, बट बट इट्स वो हो वेरी जाएगा। क्लियर, वेरी हाँ क्लियर सर, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे टू पर्सपेक्टिव को जो हमने देखा, तो इसमें काम किया किसने, रॉबर्ट ओवेन एंड चार्ल्स बेबेज। आपको दोनों नाम एक तो सुना होगा आपने, चार्ल्स बेबेज का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। ओवेन जो थे, ओवेन जो थे मैनेजर थे, क्लेम दैट मैनेजर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाज हिज वर्कर्स। क्या बोला इन्हें कि जो मैनेजर्स का जो इन्वेस्टमेंट है बेस्ट, वो उसके वर्कर हैं, और वर्कर को नाम दिया वाइटल मशीन। 1 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है आपका, वाइटल मशीन किसने नाम दिया? आपकी तरफ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, पर यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है, जो अभी मैंने ग्रुप में भी कर दिया था, ठीक है। चलो, तो ओवेन साहब ने क्या कहा लोगों को
वर्कर को क्या बोला? वाइटल मशीन। ये Vital क्वेश्चन आपका machine. पक्का, ठीक है। He believed in providing better condition for workers which he thought would result the higher productivity। मतलब आजकल आपने देखा होगा कुछ बैंकों में आज से 10 साल पहले जो बैठने की व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। वो उसके पीछे रीजन ये है कि हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, तब वो अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगे। वेयर एज बेबेज जो थे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, वो अर्ली एडवोकेट थे डिवीजन ऑफ लेबर के। अर्ली एडवोकेट मतलब उसकी वकालत करे, मतलब उसको सपोर्ट करते थे वो, ठीक है। ही बिलीव्ड इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल टू वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो रिड्यूस एक्सपेंसेस होंगे, आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कब? जब आप अपने काम में क्या अप्लाई करोगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो लेकिन आपने देखा होगा आपके बहुत सारे अच्छे मैनेजर्स आरएम ऐसे होते हैं जो कहते हैं बेटा तू कभी काम कर, लेकिन मेरा काम कर देना। तू ही तो है जिसकी वजह से ब्रांच चल रही है। और कुछ होते हैं लिख देते हैं कल आप 9 बजे आए, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपको जो है एक्सप्लेनेशन दीजिए। वो साइंटिफिक वाले में चले गए, क्या कि भैया जवाबदेही तय करो, लेटर भेजो तो जवाब देगा, कल से अच्छा काम करेगा। दूसरे वाले कोई बात नहीं 10 मिनट लेट आना बेटा, लेकिन काम ओके कर देना मेरा। तो दोनों में अप्रोच में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे विच एवर मे बी द फोकल पॉइंट, कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फोकल पॉइंट में क्या बोला उसने? कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स to coordinate the activities in an organization is the beginning of the people। सबसे पहले लोगों के बीच में कॉपरेशन शुरू हुआ, इसी को उन्होंने बोला पीपल मैनेजमेंट। Organization have attempted to explore the best way of achieving this to continue to do। तो ये जो हम जितना भी पढ़ रहे थे बेसिकली हम लोग ये समझाने ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसको चलाना है, कौन इसमें इंपॉर्टेंट लोग, ठीक है। Therefore, in order to trace the development of people management as a function, तो ये एक फंक्शन आया कि हम लोगों को पीपल के डेवलपमेंट, पीपल के मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी द वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उस समय क्या हुआ था? टेकन बाय वाज वेरी सिंपलिस्टिक। वहां पे कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को देखा, बहुत सिंपल उसमें देखा गया। It focused on the activities that related to work situation alone। उन्होंने कहा काम कैसे होगा, काम की सिचुएशन देखी, इंसान की सिचुएशन नहीं देखी उन्होंने, ठीक है। It was assumed the people would do work they have been, और वो काम करेंगे, उन्हें तनख्वाह मिलती है भैया। कई बार सीनियर मैनेजर्स बोल देते हैं कि तनख्वाह नहीं मिलती क्या, ठीक है। This was also supported and subsequently highlighted in the scientific management approach conceptualized in Frederick Taylor। एक और नाम आ गया, इन्होंने भी कौन सी अप्रोच को वो दिया? साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट को उनका वो दिया। प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब आप देखते हैं कि आपका अप्रेजल होता है, आपका एप्लीकेशन का फॉर्म बना हुआ है, आपको जो भी कहना है उसका एक स्ट्रक्चर है, एचआरएम है, वेबसाइट है, ये क्या सब साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। तो फेडरिक टेलर ने जो डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फेडरिक टेलर डिवीजन ऑफ लेबर। द टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड फर्दर सस्टेन गैंट एंड गिलबर्ट। एक और आ गए यहाँ पे, कौन आ गए? गैंट एंड गिलबर्ट। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अच्छे नोट्स बना लेते हैं, अच्छी राइटिंग है या टाइप कर सकते हैं, इन सब के नेम लिखें, हर एक के बारे में 2-2 लाइन अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तो प्रैक्टिस होगी, सबके काम आ सकता है, ठीक है। अच्छा आगे, सम ऑफ द मेजर एजम्पशंस, क्या अप्रोच थी उनकी? देखो ये एक 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना क्या है। टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल यूनिट्स।
जैसे खाना बनाना है, एक टास्क है, ठीक है, वर्क नहीं है, एक टास्क है। वर्क कब होता है? जब रोज वही करना है और वो पहले से डिसाइडेड है, ऑर्डर्ड है, उसके बदले में आपको कुछ, वो तो वर्क बन जाता है। तो आपको सिंपल टास्क मिली कि खाना बनाना है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे काम है, सब्जी धोना, काटना, मसाला बनाना, फ्राई करना, पकाना, ये सब टास्क है। उस टास्क, सॉरी यूनिट्स है, उन यूनिट्स को मिला दो, टास्क कोई खाना बनाया साहब ने, फॉर द पीपल, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। तो लोग समझ जाएं इस बात को। तो जब बहुत बड़ी कार बनती है तो किसी को कुछ बनाना, किसी को कुछ बनाना, यूनिट्स में हो, ठीक है। पीपल विल डू गिवन एक्टिविटी इन रिटर्न ऑफ मनी, ये आ गया पॉइंट। इनको पैसा मिलता है इसलिए वो काम करते हैं। पीपल हैव टू डू व्हाट इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न बाय टेक्नोलॉजी। तो जो लोगों को डिफाइन किया गया ऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी से जो बताया गया है उसी चीज को काम करते, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर वाले पॉइंट से आ सकता है आपका, ठीक है। और आप लोग जेआईबी की तरह चक्कर मना रहे हैं कि साहब पढ़ के आएंगे हो जाएगा। सीआईबी का खासकर से ये वाला मॉड्यूल जो है या बी मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल कैसे हैं, वो नए मॉड्यूल है, आपने पहले नहीं पढ़े हुए, आपको ध्यान से पढ़ने पड़े, ठीक है। चलो आज दिन भर अपना बुक कर लेना, कहीं जाना जुना हो तो कैंसिल कर लेना, जाना हो तो 12 बजे बाद जाना, जहाँ जाना हो। द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस अप्रोच इग्नोर्ड मैनी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने सब कुछ तो क्या, ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है। क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेटेड ओनली द एक्टिविटी। उनको क्या काम दिया हुआ है, इन उस वर्क में क्या काम दिया, बट सर्टेन अदर एक्टिविटीज यानी बिहेवियर विच टेक प्लेस एट नेचुरल आउटकम वर नॉट करने, यानी वर्क को इंपॉर्टेंस दी, बिहेवियर को इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। जैसे बंदों में थकान हो जाएगी, बोर हो जाएंगे, और द नीड ऑफ कन्वर्स विद अदर्स, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कौन सी वाली? काम के बदले में तो Division बात of करेंगे कि यार ये जरा मेरा डेबिट कर देना, ये तुमने पास नहीं किया, ये दिस इज द वर्क, दिस इज द जो कन्वर्स है, बात हो रही है, वो किसके रिगार्डिंग हो रही है? वर्क के। बट वो ये नहीं पूछ पाएंगे कि बेटे की तबीयत कैसी है, कल लेट क्यों आए थे, कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। द रिलेशनशिप दैट में ग्रो आउट द इंटरेक्शन, जो बातचीत से निकल के आता है। द ग्रुप बिहेवियर डायनामिक्स, उससे आपके ग्रुप का बिहेवियर और डायनामिक्स मतलब बदलता है कि ठीक है अब मिल के काम करें, हम तो चिंता मत कर, हम मिल के काम करेंगे। वर नॉट परसीव्ड एज रेलिवेंट, तो वो वहां पर लोगों को मैनेज करने के लिए इन बातों पे ध्यान नहीं दिया गया। द पर्सपेक्टिव कंट्रोल एंड प्रेडिक्टेड द एक्टिविटी ऑफ पीपल स्ट्रिक्टली रिलेटेड, तो वहां पर सब कुछ क्या किया गया वहां पर केवल वर्क से रिलेटेड चीजों को जोड़ा गया। एंड इट चोज टू लेट गो टू द अदर एस्पेक्ट, ठीक है। द प्राइमरी एजम्पशंस वाज द पीपल कैन रिप्लेस, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये आदमी काम नहीं करेगा, दूसरा ले आएंगे, नहीं करता दूसरा भेज दो। विल नॉट मेक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो किया गया ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता था, ठीक है। It was simplistic machine mechanical approach that primarily was responsible for rise। और इसी चक्कर में क्या शुरू हुआ, ये क्वेश्चंस है क्या, कि यूनियन क्यों आ गई, लेबर अनरेस्ट क्यों हुआ। वो इसीलिए हुआ कि वो सब मैकेनिकल अप्रोच में चल रहे थे कि भैया काम काम काम, आज शाम तक इतना प्रोडक्शन चाहिए, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, बात खत्म। सर्टेन फैक्टर्स लाइक periodical economic depression, immigration of workers, aggressive stance of the management in combating the effort of the labor to unionize, delayed strengthening of the collective bargaining as a process, the genuineness of issue made it a permanent format of factor of organization।
formal factor of organization. The concept of unionizing also for the first time made organization aware. तो जब यूनियन का कॉन्सेप्ट आया तभी ये सब चीजों की चर्चा होने लगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेड द ऑर्गेनाइजेशन अवेयर ऑफ द रोल ऑफ एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर। एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर यानी कोई काम करने जाता है, ठीक है, लेकिन उसका भी तो घर परिवार है, प्लस जो आपके लीडर्स हैं, नेतागिरी है, वो उसका भी प्रेशर। These perspective assumptions and approaches have now little relevance with today's organization which are operating in एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये रहा, VUCA environment, volatility, uncertainty, complexity और ambiguity, ये अंडरलाइन कर लेना आप। एक क्वेश्चन है ये कि इस एनवायरनमेंट में आज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। मैंने बोल दिया, एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद नेट का जो वो है स्पीड वो जो है। सर एम्बिग्यूटी क्या होता है? अच्छा, अभी एकदम से कैसे आ गई आवाज आपकी साफ साफ? अनिश्चितता, नॉट डेफिनेट, ठीक है, मतलब सर ये जो करंट एनवायरनमेंट है ना। हाँ, आजकल एनवायरनमेंट पता ही लगता कल क्या होगा, अनिश्चितता। हाँ। तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसलिए आजकल का जो एनवायरनमेंट का जो वो है वो बहुत वैसा है, ठीक है। In addition to this, certain developments in the internal environment or organization give, तो ये भैया सब नए नए मामले आने लग गए यहाँ पे, ठीक है। For instance, the tightly structured and planned work system could not instill meaning, pride in the work that individual did, and this had an adverse effect. तो उसने बोला, सिंपल बात, उसने कहा बहुत ही कसा हुआ टाइटली स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वर्क सिस्टम, ये टाइटली स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वर्क सिस्टम से काम नहीं चलने वाला। टाइटली स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल रोल प्लेड बाय इमोशन ऑफ वर्क सिचुएशंस। क्या बोला उसने कि बिगनिंग ऑफ अवेयरनेस हो, तो यहां से लगा कि भैया जो इमोशन का रोल यानी साइकोलॉजी, इमोशन को भी सामने लाया गया, ठीक है। दिस रिलेशन लेट द एंटायर स्पेक्ट्रम, और वहां पे क्या हुआ, बहुत कुछ वो हुआ। फिर क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ द हॉथरॉन स्टडीज, कौन, एल्टन मेयो एंड अदर्स एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, लैंडमार्क इवोल्यूशन। तो यहाँ से सबसे पहला जो 1923 और 33 में 24-33 में एल्टन मेयो, इनका भी नाम आगे आएगा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसमें एक हॉथॉर्न स्टडी की गई, उसका सब कुछ आया कि भैया अब सब बदल गया है, ठीक है। दिस स्टडी पॉइंटेड आउट टू वेरियस डायमेंशन ऑफ, और बहुत सारी बातें निकल के आई इसमें, ठीक है। और द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट दैट फॉलोड रिप्लेस द रेशनल इकोनॉमिक मैन। अब जो ह्यूमन नाम था उसको बोला रेशनल इकोनॉमिक मैन। पहले था वाइटल, क्या था पहले, Vital machines. किसने बोला था वाइटल मशीन? रॉबर्ट ओवन, बराबर। वो मैनेजमेंट गुरु भी नहीं, था। रॉबर्ट ओवन, ओवन ने, वो WNS था, रॉबर्ट ओवन। हाँ, ओवन ने, ठीक है। जी और सर, ये सर रॉबर्ट रॉबर्ट ओवन में मैनेजमेंट गुरु भी बताया था ना, रॉबर्ट ओवन गुरु को। मैनेजमेंट गुरु, वो तो देखो ये जितने भी नेम्स आ रहे हैं ये बेसिकली सारे मैनेजमेंट गुरुज है। मीन्स इन्होंने जो वर्क किया हुआ है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही वर्क किया हुआ है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर बात आती है कि
एक तो व्हीकल मशीन हो गया, लेकिन यहां पर चेंज हुआ। ये सब कुछ होने के बाद क्या माना गया? रेशनल इकोनॉमिक मैन। तो इसने बोला हुआ रिप्लेस द रेशनल इकोनॉमिक मैन बाय द सोशल मैन पर्सपेक्टिव। या थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को। पहले जो था द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट दैट फॉलोड रिप्लेस द रेशनल इकोनॉमिक मैन टू सोशल। तो करंट टाइम में क्या है सोशल। और पुराने टाइम में कि भाई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करवाइए उससे। और आजकल क्या है? सोशल मैन की तरह। ये मतलब ये मानिए कि वो भी एक क्या है? इमोशन सब। सोशल वो भी है, एक सोशल मैन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सर। हाँ, सही बोला। हाँ, वो भी एक इंसान है। इंसान। ये जैसे बात कस्टमर लोग आते हैं, हम लोग को अपने जैसे समझते ही नहीं, लगता है हम वो लोग कोई भी तो और एक दुनिया से आ इंसान है। गए वही हैं। बात, सही बात हाँ है। वही ना, वो भी नहीं समझते कि हम लोग भी कि दो ही हाथ और दो ही पैर है। वो भी नहीं समझते और आप भी नहीं समझते उसको। चलो, तो आजकल का जो करंट सिनेरियो है सोशल मैन की तरह। इट फोकस्ड ऑन द रोल प्लेड बाय द वेरियस रिलेशनशिप दैट डेवलप एट वर्क। और ये रिलेशनशिप कहाँ डेवलप होती हैं? वर्क में। ठीक है, एज एन आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट जब करता है, लोग आपस में बात करते हैं, कहां पर? आते जाते नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करते हैं तो वो चीज डेवलप होती है। ठीक है, फॉलोइंग द रिविलेशन ऑफ द पीपल मैनेजमेंट सिस्टम वर geared to take care of the relationship of with the supervisor। और ये रिलेशनशिप सुपरवाइजर, कलीग और ग्रुप के साथ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक ये क्रिस आर्गेरिस आए, अब्राहम मैस्लो आए, डगलस मैकग्रेगर आए और फेडरिक हर्ट्जबर्ग आए। ये सब नेम आपके आगे आने वाले हैं। इन सब की थ्योरीज हैं आपके बुक्स में। ठीक है, इन्होंने डायमेंशंस ऑफ मोटिवेशन दैट आर रूटेड इन द ग्रोथ नीड। तो मोटिवेशन पे बात करनी शुरू करी। भैया मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। द सेंट्रल थीम ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट वाज द इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय अदर देन मोटिव। केवल पैसों से ही काम नहीं चलने वाला, कुछ और भी ऐसा है कि जिसके वजह जैसे आपने देखा होगा कई जगह लोग 10-10, 12-12 हजार रुपए की सैलरी में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। मीन्स सैलरी कम है लेकिन ठीक है। ठीक है, यहाँ सैलरी बढ़ती है, टारगेट बढ़ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दे एम्फेसाइज्ड दैट इंडिविजुअल लाइक द परसीव मीनिंग इन द एक्टिविटीज दे डू। they like to experience a sense of responsibility while performing a task and have sense of achievement when the task is complete। तो पहला बोला परफॉर्मिंग के समय उन्हें क्या महसूस होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टास्क कंप्लीट होने में उन्हें क्या महसूस होता है? सेंस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट अचीवमेंट। लगता है कि हाँ भाई हो गया, मजा आया। ठीक है, इफ सम दीज एलिमेंट आर मिसिंग इन द वर्क दे डू द परफॉर्मेंस कैन बी। तो परफॉर्मेंस उनकी लिमिटेड। अगर ये दोनों चीज नहीं है उसमें, उन्होंने कहा भैया आज जो है 200 खाते खोल दे रहा, खोल दिए, ना अचीवमेंट का महसूस हुआ ना रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई, कर दिए। इन अदर वर्ड दे नीड टू फील प्राउड अबाउट व्हाट दे आर डू। उन्हें लगना चाहिए कि भाई बहुत। जैसे ये चीज कहाँ महसूस होती है? आर्मी में। आर्मी में जवानों को ठोक ठोक के बताया जाता है आपकी जिम्मेदारी है देश को बचाना, और वो देश को बचा लेते हैं तो प्राउड फील सेंस होता ऑफ है। अचीवमेंट। ठीक है, हम्म। their environment in the process deciding their activities may determine the level of their performance। तो वो environment से, environment क्या है उससे उनकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, तो पीपल मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड दीज कंपोनेंट। ये सब कुछ करना है। ठीक है, अब पीपल मैनेजमेंट फंक्शन का डेवलपमेंट। तो अभी तक तो ऊपर हमने देखा कि जरूरत है पीपल मैनेजमेंट की, अब उसका फंक्शन। तो इसने बोला हुआ distinct managerial functions goes back to end of the 19th and beginning 20th century with a significant increase in number of size and organization unit as a sequel to the industrial revolution। देर बाद नहीं, तो यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद कुछ फंक्शन निकल के आए।
जैसे लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, ये सब फंक्शन निकल गए, ठीक है। लेटर नीड फॉर ए डिपार्टमेंट टू, और एक और डिपार्टमेंट बन के आया जिसका नाम क्या रखा हुआ, चलो HRD, HRM, अच्छा HRD रखा गया, ठीक है। तो पहले फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन सब कुछ हुआ, बाद में फिर HRD भी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो एक ये जो अहमदाबाद मिल्स है, वहां पर प्रोफेसर AK राइस ने क्या करा, उसकी ग्रुप बिहेवियर पे काम किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनों में एक पोस्ट स्टेब्लिश की गई जिसका नाम क्या रखा गया, Welfare वेलफेयर, वेलफेयर Welfare ठीक है। वो secretary. जो वर्कर्स और उनकी सबकी चीजों को देखेगा, ठीक है। और क्या रखेगा, वर्कर्स को देखेगा उनकी, और प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम यूनाइजेशन, मतलब वो यूनियन ना बनाए, इस चीज को रोकने का काम करेगा, ठीक है। दीज सोशल सेक्रेटरीज एज दे वर कॉल्ड मार्क द बर्थ ऑफ स्पेशलाइज, वो वहां से HRM का सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है। डे टू डे सुपरविजन ऑफ पर्सनल बाय ऑपरेटिंग मैनेजर। यूनिट्स डीलिंग विद सच एक्टिविटी वर मोस्टली टर्म्ड एज टाइम ऑफिस। वहां पर एक डिपार्टमेंट होता था टाइम ऑफिस, वो कितने बजे आएगा, उसकी सैलरी क्या, उसकी अटेंडेंस क्या है, ये सब चीजें वहां पर देखी जाने लगी, ठीक है। टेक्सटाइल मिल में होते थे, फैक्ट्रियों में टाइम ऑफिस होते थे, ठीक है। जब 1993 में एक फैक्ट्री में हमने करीब 24 दिन तक काम किया, उसके बाद हमारा एडमिशन MSc में हो गया था, इसलिए हमने यहाँ छोड़ दिया। तो जब हम जाते थे तो वहाँ गेट पे ही टाइम ऑफिस होता था, वहाँ सिग्नेचर होते थे। तो वो आज से कितने साल बाद पुरानी, 30 साल पुरानी बात है। तो वो टाइम ऑफिस की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। They were in fact engaged almost entirely in for promoting the organizational maintenance objective, although this was not widely recognized. तो अब यहाँ पे देखो, ये एक माइनर साहब है, इनका भी नाम आ गया, ठीक है। Perhaps it was chemical and pharmaceutical, the term personal officer were, और वहां पर पर्सनल ऑफिसर नाम से भी एक आदमी होने लग गए, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका फंडामेंटल एक्टिविटी इन पीपल मैनेजमेंट में, कौन कौन से फंडामेंटल वर्क आते हैं। तो पहला बात क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, हाउ टू बिल्ड कैपेबिलिटीज, जो आता है ठीक है, लेकिन वो और अच्छा कैसे हो, और क्या सिखाएं हम आपको। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपने कर दिया उसके बारे में। एंड रिवार्ड एंड कंपनसेशन, एंड रिवार्ड एंड कंपनसेशन, ठीक है। हाउ डू वी कंपनसेट एम्प्लॉयज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट HRM फंक्शन, तो इसमें क्या था, मैन पावर असेसमेंट। तो और भी कुछ काम आए अब इसके बाद, क्या है कि भैया असेसमेंट भी तो करो कि कितना हमको चाहिए, कितने तरह के लोग चाहिए, इसके लिए कौन सा स्किल चाहिए। कैरियर मैनेजमेंट, उनका ग्रोथ के बारे में सोचो। सक्सेशन प्लानिंग, ये छोड़ जाएगा तो क्या होगा। टैलेंट मैनेजमेंट, जो आपके वहाँ हाउ डू वी आइडेंटिफाई टैलेंट एंड नर्चर देम, आपके वहाँ कोई स्पेशल है तो उसको ट्रेन करो। इमर्ज एज द की डिफरेंशिएटर। द broadened understanding of human behavior contribute to the maturing of these functions. As, अब एक और नाम आ गया, फ्रेड लुथांस। These example offer ample evidence। तो यहाँ पर प्यूपिल फंक्शन को फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगे, ये हिस्टोरिकल छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है। ये जो F लुथांस का नाम है 1985 में यहाँ पर, ठीक है। ये 85 नहीं होगा, 35 होगा, देखना जरा बुक में क्या लिखा हुआ। 85 भी 55 ऐसे। The major change in the practice of management that include the personal function with its accompanying concern of human element did not occur until the socio-psychological upheavals in the late 2020। ये मुझे
हो सकता है इन्होंने 85 में इन चीजों की स्टडी करी हो, पर मेरे को 35 ज्यादा रिलेवेंट लग रहा। चलो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा है? तो यहां पर क्या बोला, 2 मेजर ट्रेडिशन और ट्रेंड्स विद इन द पर्सनल मैनेजर ओवर द ईयर्स। 1, पहला क्या था, स्टेमिंग लार्जली फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग एम्फेसाइज अ हार्ड हेडेड प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब लोगों का प्रयोग किस लिए, पैसा कमाने के लिए किया गया, ठीक है। और दूसरी वाली में क्या हुआ, इट्स ओरिजिन इन सोशल वर्क एंड सर्टेन सब फील्ड्स विद इन सोशल साइकोलॉजी टुक मोर ऑफ ए सोशल वेलफेयर। तो पहला वाला तो क्या रखा गया, प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच रखी गई। पहले वाले में कौन सी अप्रोच रखी गई, प्रॉफिट माइंडेड, और वो किससे, ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने पे। और दूसरे वाले में क्या रखी गई, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का व्यू पॉइंट रखा गया, ठीक है। दिस ड्यूअलिटी अप्रोच appears to have hampered the development of the profession within certain segment of the, तो ये ड्यूअल अप्रोच जो थी इससे दिक्कत हुई वहां पर, ठीक है। तो and sign the split or have still not entirely disappeared, तो ये स्प्लिट हुए पर डिसअपियर नहीं हुए। सोशल वेलफेयर ट्रेडिशन has been viewed as a unethical to the real organization goal productivity by many managers both within the outside of the personal field, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे, यहाँ पर एक नेम और आ रहा, देखो, both appear to be essential yet some policies and procedure which maximize one may well do so at the expenses of others, एक दूसरे पे डिपेंड। माइनर एक हमारे हुए हैं 1969 होना। It has now widely recognized that the organization cannot ignore the employee satisfaction aspect of the, तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबिलिटी है, ग्रोथ है, बट आपको किसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय, ठीक है। अब बात आती है कि relationship between HRM and HRD and their structure in the function। एक क्वेश्चन आपके में आता है कि HRM बड़ा है या HRD बड़ा है, HRM बड़ा है या HRD बड़ा है। तो जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है changing perspective of HRM was triggered by greater and wider understanding of human behavior in relation to the formula। Therefore, the evolution of approaches is characterized by the addition of dimension rather than substitution। तो इसने बोला हुआ कि हम उसे कम नहीं करेंगे, मतलब जो भी चीजें उसे कम नहीं करेंगे, उसकी डायमेंशंस बढ़नी है और एरिया वाइडन होना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन दिस फ्रेमवर्क of change of HRM as the function of organization matured to encompasses the newer dimension, deeper aspect of given dimension। In other words, none of the earlier aspect of the people management were entirely, मतलब पुराने वालों को पूरा हटाया नहीं गया, बल्कि कुछ और जोड़ दिए गए। They have become established, routinized and therefore become less crucial in comparison to new। तो ये हुआ, उनको थोड़ा स्टेबलाइज कर दिया गया, थोड़ा सा रूटीन में ला दिया गया, बट उन्हें कम नहीं किया कुछ और। तो इसमें बोला है, एक सेठ साहब है हमारे वहाँ, हमारे इंडिया के हैं, सेठ है, तो उन्होंने अपनी HRM में उसमें बोला, क्या बोला इन्होंने, HRM assumes that management of people is an integral part of the resource task, ठीक है। Within an enterprise achievement of organizational objective, human beings develop a stake in the enterprise as they work in it and hence their, तो अब इन्होंने बोला ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ग्रोथ कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिटिकल फैक्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो होगी वो इनके ध्यान रखने से होगी, ठीक है। क्रूशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक कंटिन्यूइंग एफर्ट ऑफ हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन दोज द एम्प्लॉय एट ऑल, सब लेवल पे, ये नहीं कि ऑफिसरों का ध्यान रखो बस, ठीक है। ह्यूमन सेंसिटिविटी, ट्रस्ट इन पीपल एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट
are treated as a part of managerial, cultural and philosophy। तो ये सेठ साहब ने इस बात को जोर दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको लोगों की जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मोटिवेशन, उनकी डेवलपमेंट और उनको ग्रोथ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हर तरफ से चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ मैनेजरियल कल्चर एंड फिलोसफी, इसी को हमारे वहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल कल्चर एंड फिलोसफी के नाम से बोला गया। ठीक है, एज इम्प्लिसिट in the above quotation, HRM serves as an umbrella for all people's management function, old and new. It provides a guiding principle for developing a new people related system। ठीक है, तो HRM देखो, HRM serves an umbrella of all people management, तो यानी HRM बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, it provide guiding principle to developing new people related system, also provides a yardstick to evaluate the existing subsystem। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बहुत सारे नेम आ रहे हैं, इसको हमें पढ़ना होगा। द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ HRM by an organization is evident in the changing nomenclature of the functions department। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट उनके फंक्शंस डिपार्टमेंट के नोमेनक्लेचर चेंज हो रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। दस द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किससे, पर्सनल डिपार्टमेंट। पहले उसका नाम क्या था, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, आज उसका नाम क्या हो गया, पर्सनल। आपने देखा होगा HRDN पर्सनल डिपार्टमेंट लिखा रहता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज ब्रॉट अंडर वन HRM फंक्शनरी। ठीक है, वो मतलब कोई HRM का कोई मैनेजर बनाया। फिर केयरफुल लुक रिवील्स दैट द ट्रेडिशनल एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यू एज ए सब मॉड्यूल्स ऑफ ब्रॉड HRM फंक्शन के अंदर पुरानी वाली एक्टिविटी आज भी शामिल है। ठीक है, एक्सपर्ट हैव पुट दीज आइदर 4 ट्रेडिशनल सब मॉड्यूल ऑफ, अब ये देखो ध्यान से सुनना इसको, 4 एडिशनल मॉड्यूल डाल दिए। कौन से, एक्विजिशन करना, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, डेवलपमेंट, ट्रेंड करना, मोटिवेट करना और उनकी मेंटेनेंस करना। तो सब मॉड्यूल कौन से आए, 4 सब मॉड्यूल। किसने बताया, डिसेंजो ने बताया, डिसेंजो साहब ने बताया कि 4 मॉड्यूल, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस। और अब दूसरे ने क्या बोले, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, HRD, जॉब एंड सैलरी, वर्कर्स अफेयर, ये किसने बताए, पारिक एंड राव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा HRD छोटा है या HRM? HRD छोटा है सर। HRD छोटा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, उसका HRD पार्ट है HRM का। हाँ, HRM अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये HRM है और ये HRD। ठीक है, M बड़ा है, D छोटा है। चलो, तो यहाँ पर द डिफरेंस हेयर are those of classifying, but by and large it can be observed that the conventional component of people management is categorized under, तो जो पहले सिर्फ और सिर्फ पीपल मैनेजमेंट करते थे उस डिपार्टमेंट का नाम क्या रख दिया उन्होंने, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, यहां देखिए, द डेवलपमेंट सिस्टम्स सच एज इंडक्शन एंड सोशलिज्म ऑफ द इंडिविजुअल, लोगों को बीच मतलब मिक्स करना, सोसाइटी स्ट्रक्चर में लाना, उनको डेवलपमेंट, ग्रोथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग कवर्ड अंडर द नोमेनक्लेचर। तो ये वाला काम सिर्फ आया किसके अंदर में, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स का सिर्फ डेवलपमेंट आया इसमें, और मैनेजमेंट करना अलग है, सिर्फ उनका डेवलपमेंट करना। क्या क्या करना, उनको सोशलिज्म बनाना,
डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सब काम। अनदर क्लासिफिकेशन 2 सब सिस्टम लाइक अंडर एचआरएम। तो एचआरएम के अंदर में क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव। तो ये मैनकिडी ने दिया। लुकिंग एट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, one tends to agree that HRM function as the continuation and enlargement of the, तो पुराना जो सिस्टम चला था उसी को बढ़ा दिया उन्होंने HRM में, बहुत ज्यादा काम कर दिया। ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ये सेठ साहब ने बोला। ठीक है। ये एक लाइन है, HRD is sometimes considered as most significant subsystem of HRM। यानी HRM के जो सिस्टम है उन सिस्टम में एक सिस्टम कौन सा? HRD इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं आगे। It should also emphasizes the need for the continuous professional development to meet the organizational requirement। मतलब उनको लगातार डेवलप करना पड़ेगा, और डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल शुड बी कंटिन्यूअस बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल। तो कभी भी कहते हैं स्किल और परफॉर्मेंस का हमेशा इंप्रूवमेंट, कहते हैं और करो, अगले बार 200 अकाउंट खोलो, अगले बार 300 खोलो अकाउंट। तो परफॉर्मेंस जो है और स्किल बढ़ते थे। द इंडिविजुअल हाउएवर हैव टू ओन and manage their development needs. The development process should have clear learning objective. There is no conflict between the structure and function। अब देखो इसने बोला कि HRM और HRD के स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल साफ साफ है। क्या बोलता है? डिफरेंस इज ओनली द अप्रोच एंड एम्फेसिस, किस चीज पे जोर दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा। While routine functions become a part of HRM, the HRD function emphasis on organizational intervention for climate development, employee and organizational development linked with organizational goal, behavior, objective and change management process with the emphasis of enhancing human capital to present, future and need of the। अब इसको सुनो, उसने कहा कि जो आपका रूटीन फंक्शन है, while रूटीन फंक्शन becomes a part of, तो HRD जो है एक रूटीन फंक्शन है। HRD क्या है? रूटीन फंक्शन है। किसका? HRM का। तो क्या क्या चीज बोले? उसने कहा कि एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन फॉर क्लाइमेट डेवलपमेंट, मतलब एक अच्छा एनवायरमेंट डेवलप करना, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो डेवलपमेंट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से लिंक होगा। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस आ गया इसमें। ठीक है, विद द एम्फेसिस एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल, जो आप लोग हैं वो आप लोग ह्यूमन कैपिटल है, इनको एनहांस करना टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं, और आज और आने वाले जरूरतों के हिसाब से। इट में इन्वॉल्व सम एलिमेंट ऑफ कंडक्टिव सर्वेज, इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको सर्वे करने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है। इन सब चीजों से इन लोगों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। द एम्फेसिस ऑफ द HRD इज एन ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस विद फोकस टू डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो HRD वाला काम है उसका काम है लोगों का क्या करना? डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो जरा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर इसमें ट्रू फॉल्स हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा ये हमारा पार्ट है रिवाइज हो सकता है, थोड़ा सा हमारा पार्ट है रिवाइज हो सकता है। ठीक है, तो जरा जल्दी से बताइए। पहला, pupil component of organization has always received due in attention। बोल फॉल्स है। false। मुझे तो लगता है हमारे बैंकों में तो आज तक नहीं हो पाया। ठीक है, अगला अगला बोलिए। True, sir। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ यूनियंस। ये भी फॉल्स है सर। True है। फॉल्स है। false है। यूनियंस तो बहुत पहले आ गई थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? 1930।
65 में आया शायद मेरे ख्याल से ना। 1960 हाँ 60 के अराउंड आया था। ठीक है, तो यूनियन उससे पहले ही वो हो गई थी। ठीक है, चलो अगला। मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोच ऑफ टू पीपल मैनेजमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ट्रू है। ट्रू है। जो मैनेजमेंट की थ्योरी है कि जो अप्रोच है आजकल, वो मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं? लोगों का। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज द फाउंडेशन ऑफ टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। True. बिल्कुल गलत है। हाँ ट्रू। ये पहले था, हाँ पहले था scientific साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई थी, चार्ल्स बेबेज साहब ने कहा था, लेकिन यह गलत है, टुडेज कॉन्सेप्ट में गलत है। ठीक है। फिफ्थ, लेबर मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन। यानी केवल लोगों को बढ़ाना नहीं है, quality भी। पीपल मैनेजमेंट Quality भी फंक्शन लगा। क्वालिटी। तो अभी हमने बात करी, नंबर बढ़ाना नहीं है, उनकी क्या बढ़ाना है? क्वालिटी बढ़ाना। Quality भी बड़ा। Quality. ट्रू है इसमें। ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरडी आर सिनोनिमस टर्म्स। False. Personal management. True. पर्सनल मैनेजमेंट एंड Development and HRD. ये तो ट्रू होना चाहिए सर। True ये है तो सर। ट्रू होगा। डेवलपमेंट और भी पर्सनल डिपार्टमेंट। प्रिवेंटिव। सरोज जी बहुत दिनों में आवाज सुन रहे हैं, दे रही है आपकी। सरोज जी आज एक भी हफ्ता है गायब नहीं था। है? पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरडी आर सब सिस्टम, खास सिनोनिमस। गलत है। अच्छा, इसमें से कौन सा बड़ा है जरा बताना? HRM. नहीं, पर्सनल मैनेजमेंट बड़ा है या एचआरडी? HRD इसमें का एक पार्ट है ना। जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना, वो एचआरएम का एक पार्ट है। ठीक है, और एचआरडी भी उसका एक पार्ट। तो ये सिनोनिमस टर्म नहीं है। पर्सनल मैनेजमेंट अलग चीज होती है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग है। देखो, पर्सनल मैनेजमेंट में तो आप कर रहे हैं कि भाई वो कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, ये काम होना है, ऐसे ऐसे करके। वो आज कल वो छुट्टी में है, आज उसकी जगह कौन काम करे, ये पर्सनल मैनेजमेंट है। और एचआरडी में क्या है? उन लोगों का डेवलपमेंट है। सैलरी है। हाँ, अगला। हाँ, एजुकेशन। क्या कह रहे हैं? सर एक माइक से आवाज आ रही, डिस्टरबेंस आ रही है बर्तनों की, प्लीज। ये भानुप्रिया यादव के वहां से आ रही है, सब्जी काट रही है लग रहा हो। सर बहुत देर से ऐसा लग रहा है। अब मैं भी थोड़ा सा बियर करता हूँ, क्या करूं मैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं ना। ठीक, चलो। तो अगला क्या है? एचआरडी एंड ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आर नॉट द सेम। एचआरडी एंड ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आर नॉट द सेम, अलग चीज है। ट्रू है। True है। हम लोग आर नॉट द सेम मतलब दोनों क्या चीजें हैं? ये अलग 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 अलग। अलग है। ठीक है, दोनों अलग चीजें। अगला एचआरएम एंड, अब ये तो वही आ गया। HRD आर अनरिलेटेड फ्यूचर। क्या ये अनरिलेटेड है? गलत है। नहीं सर, रिलेटेड है। रिलेटेड है। एचआरएम का एक पार्ट है। एचआरएम का एक पार्ट है। पार्ट रिलेटेड ठीक है। है। हाँ, अगला ये आ गया। एचआरडी ये सब सिस्टम है। एचआरएम False. टू है। ये देखो, एचआरडी सब सिस्टम है एचआरएम का। हाँ, ये टू HRM है। वही लिखा हुआ। वे नीचे वाला ठीक है। और ये कहता है 11th में, कहता है दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। false है। फॉल्स है। एचआरडी तो छोटा पार्ट है, एचआरएम बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत वाइटल है। ठीक है। एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल अप्रोच स्पीड्स अप डिसीजन मेकिंग। अभी ये आया था, ये वाला पॉइंट, लाइन आई थी एक जगह। True. नहीं, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम होगा, तो मैंने स्टेट बैंक का एग्जांपल दिया था, बड़े बैंक का। स्लो हो जाएगा, देरी होगी, डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाए। रिजिडिटी होने पे स्लो हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड्स अप नहीं करता, वो स्लो कर देता है।
एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बहुत हार्ड। स्ट्रक्चरल अप्रोच रखना, ठीक है। 13 क्लासिफाई दीज एक्टिविटी इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव अलग चीज है, डेवलपमेंट फंक्शन अलग, दो फंक्शन होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंट ठीक है। तो पहला वाला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट आपने आदमी डेवलपमेंट रख लिया, अब उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज अप्रेजल, डेवलपमेंट का ही है। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आंसर ना देखते हुए दिमाग को समझाओ ये बातें, ठीक है। एम्प्लॉय अप्रेजल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय कंपनसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। एम्प्लॉय काउंसलिंग करना, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉय वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने बताया आपका, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने कहा था एक क्वेश्चन और पक्का वाला आ गया ना सी सामने। होगा सर। यस यस। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट Volatility, है। uncertainty, complexity, complexity and एम्बिग्युइटी। सी नंबर सर। ठीक है। तो इसमें हमने बोला था वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड VUCA। 1 क्वेश्चन बार बार लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। VUC, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का एक बार बताएंगे सर? है क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन 12 ये था कि अगर हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल अप्रोच रखते हैं अपने वहां, जैसे मैं बताऊं आपको, आपकी ब्रांच है, ब्रांच में ब्रांच मेयर बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोन सेक्शन है, यहाँ पर आपका अकाउंट सेक्शन है, यहाँ पे आपका क्लियरिंग सेक्शन है, आपने बहुत स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको इनसे कुछ बोलना है, तो आप अब ऑफिशियल में क्या होता है, मुंह ज्वाइन तो होता नहीं, आप एक चिट्ठी लिखेंगे, फिर ये चिट्ठी कहाँ भेजेंगे, ब्रांच मेयर को भेजेंगे, ब्रांच मेयर क्या भेजेगा, इधर भेजेगा, फिर यहाँ से वापस भेजेंगे, फिर यहाँ से। तो जब बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है तो दिक्कत आती है। अब यही बताता हूँ मैं आपको, रूरल ब्रांच होती है, 2 स्टाफ हैं, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा, उनको पता है भैया शाम को घर जाना है, तो काम हम दोनों नहीं करना है। यस सर। ठीक है, वो डेली अपना काम निपटा के 5 बजे ताला लगा के जा रहे हैं। आरओ में बैठे हुए, एक चिट्ठी एक बिल्डिंग में 10 दिन में एक सीट से दूसरी सीट पे पहुंचती है। सर इसका नॉर्मल सा एग्जांपल है सर, एक स्टेट बैंक में कि अगर एमडी साहब का कोई लेटर मान लीजिए फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए चला और वो 10 दिन में कंप्लायंस होना है, तो पता चलता है कि 1 महीने के बाद वो ब्रांच में लेटर ही आ रहा है और कह रहे हैं आज शाम तक भेज देना। हाँ। ठीक है, चलो गुड। तो देखो, ये जो पहला हमारा लेक्चर था, आपको हमारा जो पहला लेक्चर है, अगर आप बुक को पलट के देखेंगे, उसमें से जितने पेज है उस लेक्चर में, उस पेजेस में कितने पेज कवर किए, हाफ कर लिए या नहीं कर लिए, जल्दी से बताओ जरा। हाफ कर ली है हाफ कर लिया जी। नेक्स्ट क्लास में हाफ हो जाएगा, यानी यूनिट 20 पूरी हो जाएगी। और पूरी हो जाएंगी। ये जो आपको इनपुट दे रहा हूं मैं, बातें कर रहे हैं आपसे, आपका माहौल बना रहे हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई और आगे हमें पढ़ना है। और यकीन मानो कुछ क्लासेस इतनी बढ़िया होने वाली हैं, इसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में। बट अगर आप ये नहीं पढ़ रहे तो फिर दिक्कत है। ठीक है सर, एक एम्प्लॉय कंपनसेशन का बता दो पॉइंट। एम्प्लॉय कंपनसेशन मतलब सैलरी वगैरह की बात आती है, जो हमारी सैलरी मिलती है। एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब आपको उसके बदले, काम के बदले में मिलता क्या है। डेवलपमेंट हो गया जो आपका आंतरिक विकास कराए। हाँ, और मतलब ये है, मैं बताता हूँ, जो डेवलपमेंट है वो बंदे से रिलेटेड, बंदे का, वही आंतरिक विकास बोल दिया, सही बोला इन्होंने। इसमें वो जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगा उसका होगा, ठीक है। दूसरा फिर उसमें बोला उसका अप्रेजल करेंगे कि भाई एक अच्छा काम कर रहा, खराब काम कर रहा, ये डेवलपमेंटल रोल है, ठीक है। और उसकी काउंसलिंग करना, इन तीनों से उसके फायदे होते हैं। जी जी। हाँ। सर एक क्वेश्चन था, सर वेलफेयर कैसे एडमिनिस्ट्रेटर में आ रहा है? कौन सा वाला? सर लास्ट वन।
एम्प्लॉय वेलफेयर आपने एडमिनिस्ट्रेशन में बोला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये उनकी ड्यूटी में आता है ये काम करना। जो एम्प्लॉय वेलफेयर है ना, ये उनकी ड्यूटी का फंक्शन है। थोड़ा एक्सप्लेन सर यहाँ पे मैं एक बात बताऊं सर। हाँ। सर इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, किसी ने पुराने वीडियो में ही बताया था कि एम्प्लॉय के राइट में जब कुछ चेंजेस हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, और जब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट की बात हो तो वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जब राइट की बात होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इसी से ये आंसर जो है, जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय के राइट्स में चेंजिंग होना, एम्प्लॉय वेलफेयर, तो वो भी उसके बेसिकली राइट है, लेकिन उसको टेक केयर कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। और ये जो कुछ चीजें होती है, जैसे तो कई बार क्या होता है, देखो मैं भी कोशिश करता हूँ समझाने की, कई बार इमीडिएट कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बन पाता। जैसे अगर इसी क्लास को पिछली वाली क्लास में देखोगे तो हो सकता है कि मैंने उसमें इससे अच्छा पढ़ा दिया होगा, तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे इस समय कहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो बट आप इसको याद सा कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना हमने पढ़ा ना, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम बुका लोग मिलते वाला। हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग भी अपना जो छोटी मोटी Time, sir. जिम्मेदारियां वो निपटा लो। ठीक है, Time, नेक्स्ट sir. क्लास में मिलेंगे 10:30। ठीक है, सर इसमें सभी एक जो ये यूट्यूब रिक्वेस्ट में है। देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है अपना क्लास में आए, और सर, बाकी 10:30 बातें ना? होंगी। हाँ, टाइम सर। 10:30। सर इसमें एक रिक्वेस्ट था सर। 10:30। हाँ, बोलो। मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे अभी हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस की हैं, क्या कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यूज टाइप का डले आप हुए लोग हैं, डले हुए हैं आपके कोर्स में, डले हुए हैं रिवीजन नाम से। आपके कोर्स में रिवीजन नाम से डले हुए हैं, देखो पीडीएफ फॉर्मेट में है। हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर। मैं सर ये बोल रहा था एमसीक्यूज नहीं होगा सर, एमसीक्यूज वही रिवीजन है, एमसीक्यूज टाइप के है। तो सर उस तरह से डिस्कशन होता ना, तो वो एक टॉपिक वाइज होता है, जैसे वो मतलब नहीं होता है सर, सीधा सा वो हिंट आता है दिमाग में, तो एग्जाम टाइम ऑफ व्यू से वो ज्यादा मेरे ख्याल से लगता है। जैसे आपने एक सजेस्ट किया था साइड जेआईबी मेड सिंपल, मैं उनकी कुछ एमसीक्यूज देख रहा था, तो उन्होंने एमसीक्यूज में क्या किया था, वो जो भी ऑप्शंस बताते हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं, तो वो क्या होता है ना, दिमाग में एक थोड़ा सा स्टोर टाइप का हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरा पहला पर्पज है कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझाना, और उसके लिए मुझे लगता है समय, इसीलिए कई लोग हमारी क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत समय लग रहा है, 1 घंटे में बस तो सर 10 ही हम पेज हुए। आपकी जो क्लासेस हम लोगों ने ली है, कंसेप्ट मोटा मोटी सर बहुत सी चीजें आ गई हैं। अगर यूनिट सी की मैं बात करूं तो ये सर छोड़ दिया जाए ए, बी और डी में, क्योंकि आपने बहुत चीज उसमें कवर कर लिया है। अप्रोक्स आई थिंक जहां तक मैं समझ पाया 75% तक हो आपने गया सिलेबस है। जरूर कवर किया है। ये सी वाला भी बिल्कुल उसी तरह होगा। तो जो मैंने अभी, जैसे माना आपके पास समय, मान लिया मैंने आपको 8 घंटे आज क्लास लिया, तो आपके पास अगर 3-4 घंटे बचते हैं किसी भी काम, तो मैंने जैसे मैं एक बात को और प्रमोट करता हूँ कि कभी भी मेरे को कहीं अच्छा कंटेंट मिलता है किसी का भी, तो मैं उसका नाम लेने में हिचकिचाता नहीं, प्रमोट करता हूँ कि भाई वो देखो, वो आपके काम का। मुझे, मेरा पर्पज ये है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले। ठीक है, मैं लास्ट तो 2 दिन में चाह रहा था सर, उस पर अगर आप थोड़ा सा वो अटेंशन देते तो थोड़ा सा हम लोगों का वो हिंट वाइज आ जाता, क्योंकि सर एग्जाम में तो लास्टली वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, तो लास्ट 2 दिन में अगर उस तरह के क्वेश्चन एक्सप्लेन होते हैं तो ज्यादा दिमाग में रह पाएगा। चलो, तो इसमें जो क्वेश्चंस सारी चीजों को कवर करना मुश्किल होता है, लेकिन रिवीजन क्लास में सैटरडे में ना 1-2 घंटे का सेशन मैं ले लूंगा उन्हीं क्वेश्चन पे जो पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है, 2 घंटे का ले लूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी आप लोग अपने एफर्ट्स जो है पूरा वो करिए। ठीक है सर, सैटरडे में कौन सा टॉपिक हम रिवाइज करेंगे? आई मीन कौन सा सैटरडे यूनिट? में बी मॉड्यूल को करेंगे पूरा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि वो भूल जाते हैं ना, मैथमेटिक्स टॉपिक है ना। ओके, वो बी मॉड्यूल का बॉन्ड वैल्यू ऐसा मैडम लेंगे? वो मैडम कराएंगे, वो मैडम कराएंगे बॉन्ड वैल्यू और वाईटीएम वाला। वो भी वो सैटरडे में भी हो सकता है वो, या
फ्राइडे वगैरह को नाइट को भी सर एक सेशन लेके कर वो सकते बॉन्ड वैल्यू का सेशन थोड़ा अर्ली होता तो अच्छा होता, ऐसा लगता है। अच्छा, तो उसको हम देखते हैं फिर जो आप, क्योंकि ये JIB का एग्जाम तो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, जी तो हम लोग हो सकता है ये वीकडे में किसी दिन इवनिंग में जी 2 जी, क्लास वो करा अच्छा दें, होगा, हमें वो करा देंगे। प्रैक्टिस फाइनली करने का मौका मिलेगा। चलिए। ए और डी भी JIB का रिवीजन करेंगे सर हम लोग क्या? कौन सा? मॉड्यूल ए डी ए का कुछ करेंगे, ए का कुछ कर लेंगे, बट मेरा एम्फेसिस बी मॉड्यूल पे है, ठीक है। ओके सर, 10:30 है ना नेक्स्ट क्लास? यस। थैंक यू सर।